शपथ ग्रहण के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर पश्चिम बंगाल में कौन कौन से बड़े फैसले हुए। असम में भी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सरकार का एजेंडा क्लियर कर दिया है। हिमंता 2.0 में सबसे बड़ा फैसला और पहला फैसला यूसीसी को लेकर किया गया। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम में भी यूसीसी लागू होने वाला है और इसके लिए 25 मई से असम विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। 26 मई को असम विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया जाएगा, यानी असम में एक समान कानून लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। बहुविवाह पर रोक लगेगी, शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन को भी कराना जरूरी होगा, महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार मिलेगा। और इसे लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा था वो आपके सामने रखते हैं। तो हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान आपके सामने रखूं इससे पहले समीर जी, ये वो बातें हैं जो हिमंता ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कही, ये वो बातें हैं जो शुभेंदु अधिकारी ने कही, ये वो बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से करना चाहती थी, केंद्र में नहीं कर पा रही है तो राज्यों के रास्ते वो लेकर आ रही है। तो असम में यूसीसी निश्चित रूप से लगता है भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत कर दी थी। उत्तराखंड और गोवा में तो यूसीसी लागू हो गया था, उसके बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकारों और अमित शाह जी ने कहा भी था कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। और आसाम में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था और उसके बाद जब पत्रकारों को संबोधित हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे थे तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि भाई हमारी सरकार बनने जा रही है और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पहली कैबिनेट पर लेकर आएंगे। और मुझे लगता है कि उन्होंने उस बात की घोषणा कर दी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। घुसपैठियों को लेकर जिस तरीके से अमित शाह जी ने कहा था कि आसाम में चुनाव प्रचार के दौरान और बंगाल के अंदर प्रचार के दौरान अमित शाह जी ने दोनों जगह जिक्र किया था कि घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा, क्योंकि आसाम में हमारी सरकार बनने आ रही है और बंगाल में हम सरकार बनाएंगे तो कोई घुसपैठा नहीं बचेगा। तो मुझे लग रहा है कि उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। जैसे शुभेंदु अधिकारी ने अपनी बैठक में कह दिया कि वंदे मातरम अनिवार्य होगा गाने का, उन्होंने कहा, और पशुवध को उन्होंने बैन कर दिया। जिस तरीके से अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वो बड़े हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और मुझे लग रहा है कि बंगाल में भी 18 तारीख से बजट सत्र शुरू हो रहा है। बंगाल का 18 तारीख से 22 तारीख को बंगाल का पूर्ण बजट आने वाला है और उसके बाद मुझे लगता है जब बैठक होगी तो कैबिनेट की बैठक में हो सकता है भी दूसरी कैबिनेट बैठक में बंगाल में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई फैसला शुभेंदु सरकार ले ले। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो आसाम में कहा था, मुझे लग रहा है उस संकल्प पत्र को लागू करने की शुरुआत कर दी गई है और यह मैंडेट भी है। जनता ने आपके संकल्पों पर आपको वोट दिया था, तो जो जो अपने प्राथमिकता जनता को बताई थी उसे लागू करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अब सभी राज्यों के अंदर लेकर आ रही है। केंद्र सरकार चाहती होगी कि केंद्र अभी इस पे आगे ना बढ़े, तमाम राज्य सरकारें अगर ले आएंगी भारतीय जनता पार्टी की तो केंद्र के लिए भी आसान होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे बढ़ना। तो मुझे लग रहा है इसकी शुरुआत हो गई है और इसके लिए क्या क्या ड्राफ्ट बनते हैं, कमेटी बनाई जाएगी, उसके बाद ये लागू होगा। लेकिन ये तय है कि आसाम उस दिशा में बढ़ गया है और बंगाल ने भी उस दिशा में बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, आसाम की, इधर दक्षिण के राज्यों की भी बात करते हैं तो यूं कहें हर्षवर्धन जी की चुनाव वहां पर हो चुके हैं, दक्षिण में पूरे हो चुके हैं, इधर पूरब में भी चुनाव पूरे हो चुके हैं। बारी आ रही है उत्तर प्रदेश की। तो ये जो जिस तरीके का इलेक्शन का रिजल्ट असम में रहा है, जहां पर विपक्ष के 19 में से 18 विधायक जीत कर आ रहे हैं, वो मुसलमान हैं। आप पश्चिम बंगाल की भी बात करें तो विपक्ष के लिए सबसे बड़ी ताकत अगर कोई केंद्र में रहा है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए रहा है, तो वो मुसलमान रहे हैं। और फिर उसका फायदा बीजेपी को कैसे मिला वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ये भी बता दीजिए कि टीएमसी के 45% एमएलए जो है मुसलमान है, 45% 80 में से। तो जो 26 में कम्युनिस्ट के और बीजेपी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस के सारे मुसलमान है। दोनों के दोनों मुसलमान में, कांग्रेस के और कम्युनिस्टों के जो 2 जीते वो भी मुसलमान है। तो सवाल यह है कि क्या अब समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत है, क्योंकि अगला चुनाव 27 का उत्तर प्रदेश में है। देखिए, इसको यूं अगर आप पूछती कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा अच्छा है तो मैं बिना संकोच के कह देता हाँ। अब ये तो गजब है कि मुसलमान वोट न दे, विधायक भी न बनाए। भाई, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं करता है, जो उसके सामने पार्टी खड़ी होती है उसको वोट करता है। उसने कांग्रेस को भी दिया, उसने कम्युनिस्ट को भी दिया, उसने तृणमूल कांग्रेस को भी दिया और उसने उसको जिता कर किया। यह जरूर है कि अगर एक तरफा पोलराइजेशन मुस्लिमों का दिखेगा तो जाहिर है फिर उसके सामने हिंदू पोलराइजेशन होता है। पहले हिंदू बट जाता था, अब वो बटता नहीं। अगर मुस्लिम पोलराइजेशन पर ही पार्टियां जो काम कर रही हैं, उन्हीं की राजनीति से जो सत्ता में आती रही है और उनको लगता है कि हिंदू टुकड़ों टुकड़ों में बटेगा और हमारा मुसलमान के साथ एक बड़ा हिस्सा कटकर आ जाएगा,
उनके लिए वो चिंता की बात ये है। यूसीसी किसके पोलराइजेशन के लिए है? नहीं, यूसीसी किसी के पोलराइजेशन के नहीं है, मैं इस पे बिल्कुल असहमत हूं, पूरी तरह से असहमत हूं। इस देश में ये बड़ी विडंबना है कि यूसीसी की बात करते हैं उसको पोलराइजेशन के लिए। यूसीसी इस देश का वो कानून है जिसको जवाहरलाल नेहरू को लेकर आना चाहिए था, तो जवाहरलाल नेहरू तो भोजशाला को भी नहीं लेकर आए, जवाहरलाल नेहरू तो राम मंदिर पे भी कुछ नहीं कर पाए, जवाहरलाल नेहरू तो ज्ञानवापी भी नहीं कर पाए, जवाहरलाल नेहरू तो कृष्ण जन्मभूमि भी नहीं कर पाए। असली मुश्किल क्या है कि जब आप कहते हैं नागरिक अच्छे बनिए, वी द पीपुल ऑफ इंडिया के तौर पे काम कीजिए, तब आप कहते हैं नहीं नहीं वो मुसलमान आया हुआ है उसको अपने हिसाब से करने दो, रेड लाइट पे भी उसको निकल जाने दो, हिंदू ग्रीन लाइट पे निकलेगा उसको रेड पे भी निकलने दो। क्या तमाशा है? यूसीसी यही तो है ना कि सबके लिए एक बराबर कर। मैं यूसीसी को पोलराइजेशन का टूल नहीं मानता हूं, और अगर इसके बाद मुसलमान पोलराइज हो रहा है तो फिर वो प्रतिक्रिया में हिंदू को पोलराइज होने का एक आधार दे रहा है, वजह दे रहा है।